हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीट बाय 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। सो कैसे आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो इसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है किंग्स फार्मर टाउन्स। ठीक है, उसका जो सेकंड टॉपिक है द मौर्य एम्पायर। तो हम इस वीडियो में द मौर्य एम्पायर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो वीडियो में बताया था कि किस तरह से अर्ली स्टेट इमर्ज हुए थे, किस तरह से महाजनपदास का इमर्जेंस हुआ था। ठीक है, 16 महाजनपदास कौन कौन से थे, उनकी कौन कौन सी कैपिटल थी। ठीक है, उनमें से 16 महाजनपदास में से सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगध था। मगध क्यों इतना पावरफुल था, तो ये भी रीजन मैंने बता दिए थे। तो जाकर के जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है, जाकर के जरूर उसको देख लीजिएगा, द अर्ली स्टेट्स को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा द मौर्य एम्पायर, तो हम पढ़ेंगे आज पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है? देखो, किसी भी मतलब पास्ट को जानने के लिए, किसी के भी पास्ट को जानने के लिए, या पर्टिकुलर किसी कंट्री के पास्ट को जानना है, या किसी व्यक्ति के पास्ट को जानना है, उसके इतिहास को जानना है, तो उसके इतिहास को जानने के लिए हमें काफी सारे सोर्सेज कलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मौर्य एम्पायर के बारे में बात करूं तो मौर्य एम्पायर की जानकारी हमें स्पेशली कहां से मिलती है? जो ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो है वो एक सोर्स है, वो क्या है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिका जो है, वो जिसने मेगास्थनीज ने लिखी थी, कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इंडिया आया था, उसने थोड़े टाइम रुक करके और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ऑब्जर्व किया, खास करके मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ उसने अपनी बुक इंडिका में लिखा है। ठीक है, तो उसके अलावा इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, जैनाज और बौद्धिस्ट टेक्स्ट से, वहां पर भी इसको मौर्य एम्पायर के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि मौर्य एम्पायर ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एम्पायर था। ठीक है, और इस पूरे इतने बड़े एम्पायर को क्रिएट करने वाले कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर को स्टैब्लिश किया 321 में। ठीक है, 321 बीसी में, राइट। उसने अपना ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो नॉर्थ वेस्ट अप टू अफगानिस्तान एंड बलोचिस्तान। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, तो ये आपका ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, तो ये क्या होगी? आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये क्या होगी? आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हो गई। अगर मैं इसको ये बताऊं, देखो फोर कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, 4 डायरेक्शंस होती हैं, कौन सी? आपकी हो गई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये होगी नॉर्थ, ये होगी साउथ, ये होगी ईस्ट, ये होगी वेस्ट। ठीक है, इसके बाद ये सब कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये साउथ ईस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। तो अभी किसकी बात हो रही है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये देखिए यहां पर ये नॉर्थ वेस्ट है, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य जो है वो नॉर्थ वेस्ट, यानी कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये जो आप ये वाला इंडिया का ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला। ठीक है, तो यहां से इसने अपना नॉर्थ वेस्ट तक पूरा का पूरा इसको अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया होता। इतना बड़ा साम्राज्य, अभी मैं आगे मैप लाकर दिखाऊंगी, इतना बड़ा साम्राज्य अपना क्रिएट कर लिया था। ठीक है, फाइंडिंग अबाउट द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बारे में भी मैंने बताया ना कि कहां कहां से पता चलता है। तो मौर्य एम्पायर के बारे में historian have used a variety of the sources to reconstruct the history of the मौर्य एम्पायर। historian ने काफी सारे सोर्सेस को कलेक्ट किया, बहुत सारे सोर्सेस थे। अभी मैंने क्या बताया? कॉइन से पता चलता है, टेक्स्ट बुक से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, बाकी के अदर जो ट्रैवलॉग्स होती है उनसे पता चलता है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें इन जगहों से काफी कुछ पता चलता है। दीज इंक्लूडिंग द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशली द स्कल्पचर्स क्या होते हैं? पत्थर की मूर्तियां। ठीक है, तो इनसे भी हमें काफी कुछ पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी राजा की बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति बना दी, तो उसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ये राजा था, उसके टाइम में इसकी मूर्तियां बनाई होगी, तो वो भी एक तरह की जानकारी देती है। ठीक है, उसके बाद कौटिल्य और चाणक्य। देखो कौटिल्य के 3 नाम थे। ठीक है, कौटिल्य था, चाणक्य था और विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो कौटिल्य और चाणक्य हैज मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर अर्थशास्त्र। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यहां से। एक तो क्वेश्चन आपका यहां से आएगा कि मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब इसको फाउंड किया था? 321 बीसी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य खुद ही लिखने वाला था, तो वो इतना बड़ा, यानी कि आज के टाइम की अगर बात करूं तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही पैदा नहीं हुआ जो चाणक्य की नीति को टक्कर दे सके। ठीक है, इतना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था वो कि हर चीज का प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देता था। ठीक है, तो हर चीज का सॉल्यूशन था उसके पास में। तो कहते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य को इतना
बड़ा सम्राट बनाने के पीछे इसका चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। किस तरह से उसने चंद्रगुप्त एक सिंपल और एक ऑर्डिनरी पर्सन को इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो वो किसके बिहाफ पर, जब घनानंद ने इसको इंसल्ट करके अपने राज्य से निकाल दिया था, तो अपना चोटी वोटी खोल के कहता है कि मैं ये चोटी तभी बांधूंगा अपने बाल जब तक मैं इससे अपना बदला नहीं ले जाता। ठीक है, फिर वो जाता है, रास्ते में जाता है तो उसको कुछ जो है कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं ना कि चोर पुलिस का काम कर रहे थे, मतलब चोर पुलिस वाला गेम खेल रहे थे। तो एक राजा बना हुआ है, एक जज बना हुआ है, ठीक है, वो चेयर पर बैठा हुआ है, कुछ बच्चे थे वो चोर पुलिस बने हुए थे, तो कोई वजीर बना हुआ था, कोई चोर बना हुआ था। तो वो सीन ऐसा देख रहे थे पेड़ के पीछे से छुप करके, और जो राजा बना हुआ था वो कौन था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसकी जजमेंट को सुनकर चाणक्य इतना इंप्रेस हो जाता है कि यही वो बच्चा है जिसके बिहाफ पर मैं उससे बदला ले सकता हूं, और इसने उस बच्चे को इतना बड़ा सम्राट बना दिया, इतना बड़ा राजा बना दिया, उसको हर बारीक से बारीक चीज के बारे में उसको बताया, चाहे वो युद्ध नीति थी, ठीक है, वॉर के एक एक बारीकियों को बताया। ठीक है, अब वो बारीकियां भी कैसे बताया, शायद हमारी एनसीईआरटी में वो एक केस स्टडी भी दी हुई है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को पहली बार जब अपने साथ लेकर जाता है, तो जैसे वो खाना खा रहे थे तो इस तरीके से प्लेट में उन्होंने क्या दी, शायद हो सकता है वो खीर थी, पता नहीं क्या थी। तो जब वो प्लेट में इस तरह से खीर बनाई तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको जैसे बीच से वो खाने लगे ना, तो उसने वहीं पर रोक दिया, नहीं बीच से नहीं खाना, क्योंकि बीच में जो भी चीज होती है वो ज्यादा गर्म होती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले आसपास की चीजों को, यानी कि जो आस में ठंडी हो गई है, पहले हमें यहां से स्टार्ट करना चाहिए। कहने का मतलब उसका क्या था कि सबसे पहले हमें डायरेक्ट अटैक नहीं करना, हमें जिससे हमें बदला लेना है उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना, हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके आसपास के राज्यों को जीतना है। ठीक है, जब आसपास के राज्यों को हम जीत लेंगे तो फिर एक हमारे पास में एक बहुत बड़ी सेना हो जाएगी। ठीक है, हमारा साम्राज्य बड़ा हो जाएगा, हमारे पास पावर आ जाएगी, तब जाकर हम दुश्मन पर अटैक करेंगे ना। तो वो उसका समझाने का जो एक प्रैक्टिकल का तरीका था ना, वो बहुत ही मतलब लाजवाब था, और इसी के बिहाफ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है इतना बड़ा सम्राट बना, और इस सम्राट ने अपना इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया, है ना बड़ी बात। तो अब क्या करेंगे कि बुद्धिस्ट, जैनाज एंड द पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एम्पायर। यही बताया था, पुरानिक लिटरेचर से, जैनाज बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, और उसके बाद अशोका के इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि अशोक ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे बड़ी बड़ी शिलालेखों पर, जो भी अपने मैसेजेस कन्वे करवाए थे, तो उससे भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कितना ज्यादा फ्लरिश था, है ना, कितना अच्छा था, उसके रूलर्स कितने अच्छे थे। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उनके जो बेटे थे बिंदुसार वो हो गए, उसके बाद अशोका था, वो भी बहुत ही ग्रेट थे। ठीक है, वो भी बहुत ही ग्रेट थे। तो इंस्क्रिप्शंस आल्सो मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर, इंस्क्रिप्शंस में मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि वाकई में ये इतना प्रोस्पारियस था एम्पायर पूरा का पूरा, जिसके पास धन दौलत भी थी, जिसके राजाओं के पास बुद्धिमानी भी थी, ठीक है, बुद्धि भी थी, और उसी बुद्धि के बेस पर वो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाए। तो काफी कुछ हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से भी। इंस्क्रिप्शंस आल्सो मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर, दीज आर राइटिंग इंग्रेव्स ऑन द हार्ड सरफेस सच एज द स्टोन। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं कोई भी हार्ड सरफेस होता है ना, फॉर एग्जांपल कॉपर प्लेट हो गई, ठीक है, कॉपर प्लेट होगी, कॉपर प्लेट पर कुछ लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी जो शिलालेख मतलब पत्थर होते हैं उस पर भी कुछ लिखा होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है, ठीक है, सरफेस सच एज द स्टोन, मेटल्स, पोट्री। तो इनमें जो भी मैसेजेस लिखे जाते थे, तो वो रीडर ऐसा, देखो जब हम पेज पर लिखते हैं, ठीक है, तो वो कुछ दिन बाद जो है वो खराब हो जाते हैं, या हो सकता है साल 2 साल या 5 साल उसको रखे, लेकिन फिर भी एक टाइम आएगा वो जब खराब हो जाते हैं। तो अशोक ने क्या आइडिया निकाला कि मैं कुछ ऐसा लिखवाऊं, या कुछ ऐसी चीजें मैं लोगों के लिए बनवाऊं जिससे वो युगों युगों तक याद रखी जाए। तो उन्होंने क्या आइडिया निकाला कि मैं हार्ड सरफेस पर, यानी कि कोई भी मुझे मैसेज कन्वे करना होता है, ठीक है, देखो पहले तो क्या होता था कि राजा लोग होते थे वो बड़े बड़े ड्रम बीट से और अपने मैसेंजर्स को भेज देते थे कि तुम्हें पूरे राज्य में ये अनाउंसमेंट अनाउंस करनी है, ठीक है, ये मैसेज तुम्हें अनाउंस करना है। तो वो बड़े बड़े बीटिंग के साथ में, ड्रम बीट के साथ में नगाड़े बजाते जाते थे और उस मैसेज को कन्वे करते जाते थे, सुनो 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 गांव वालों सुनो, ठीक है, ये सुनो वो सुनो, ठीक है। तो वो मैसेज कन्वे करके चले जाते थे। अब लोग थोड़ी देर तो याद रखते थे, फिर भूल जाते थे, ठीक है। या फिर कोई भी किसी राजा के पास में कुछ मैसेज कन्वे करना होता था, तो उसके लिए क्या करना होता था, फरमान जारी किया जाता था कि जाकर के और पर्टिकुलर उस पर्सन को देकर आओ। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा करा जाए जिसकी वजह से लोग युगों युगों तक उसको याद रखें। तो ये कैसे याद रखेंगे, जब हम किसी हार्ड सरफेस पर किसी चीज को राइट करते हैं, लिखते हैं, तो वो बहुत टाइम तक वो उस पर रहती है, ठीक है। जैसे
हिल स्टेशन जाते हैं तो हिल स्टेशन में आपने कभी कभी देखा होगा ना कि बड़े बड़े पत्थरों पर राम लिखा होता है या किसी होटल का फोन नंबर लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है ना। तो कहने का मतलब ये कि वो मिटता नहीं है। क्लियर? तो यही तरीका निकाला किसने? अशोक ने, कि अशोक ने अपने मैसेजेस को कन्वे कराने के लिए रीडर जो है वो इसको बहुत टाइम तक पढ़ते रहे और उनको पता लग जाए कि किस तरह के राजा थे और उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उनके थॉट्स क्या थे, उनके विचार कैसे थे। तो वो रीडर को उनसे पढ़ने से पता चलता था, राइट। सो दीज आर द परमानेंट रिकॉर्ड, ये परमानेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं सम विच कैरी द डेट्स। इनमें कुछ डेट्स भी लिखी होती थी, डेट भी मेंशन होती थी, जिससे डेट का हमें पता कैसे चला कि वहां पर जो भी इंस्क्रिप्शन होते थे उसके साथ में उसकी डेट लिखी होती थी। तो अच्छी तरीके से पता चल जाता था कि ये उस टाइम में ये घटना घटी थी या ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर इतना बड़ा था। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या कहा था, यहां से लेकर के पूरा का पूरा देख रहे हो ना, ये मौर्य एम्पायर था पिंक कलर का। ठीक है, मेजर ये पूरे के पूरे क्या है, जो आपके ये वाले जो दिख रहे हैं ना ट्रायंगुलर शेप में, ये जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में, जैसे ये हो गया आपका गिरनार, हो गया सोपारा, ये क्या है, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं किसके, द ग्रेट अशोका के। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। उसके बाद जैसे ये हो गया आपका सनातनी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, ये कलसी हो गया, ये क्या है, ये सारे के सारे आपके रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स है। उसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट्स, यानी कि वो मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब होता है जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें काफी सारे मैसेजेस लिखे होते हैं, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। माइनर से वैसे तो बहुत सारे लिखवाए गए थे, लेकिन माइनर थोड़ी बहुत जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है वो कंसिडर किया गया है माइनर रॉक एडिक्ट से। तो जो आप ये पर्पल कलर के ये जो आप आइकन्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा यहां पर आते हैं कि पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शन, जो बड़े बड़े पिलर होते हैं, तो वहां पर अशोक ने अपने मैसेजेस को कन्वे करवाया था। तो जितने भी आप ये ब्लू डॉट देख रहे हैं, ठीक है, ये उजारा था, ठीक है, ये आपका सांची है, उसके बाद ये सारनाथ है, ठीक है, ये काफी सारे जितने भी आप ये ब्लू डॉट देख रहे हैं वो सारा का सारा क्या आपके पिलर इंस्क्रिप्शन। लेकिन याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि मैडम यहां से तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं। पिलर से, रॉक एडिक्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बता दिया गया है कि कितना बड़ा एम्पायर उन्होंने मौर्य एम्परर्स ने क्रिएट किया हुआ था, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया हुआ था। ठीक है, तो इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने टोटल 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स में बांटा हुआ था। ठीक है, तो इन द एम्पायर द कैपिटल पाटलिपुत्र। अब इसकी कैपिटल क्या थी, कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मौर्य की कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी। दैट्स द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ द तक्षशिला। इसको 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, ये आपका क्वेश्चन 1 मार्कर में, ठीक है, और आपके जो सीयूटी एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है कि आपको बताइए इनमें से कौन सा नहीं था। तो कुछ इस तरह से पूछ लेंगे, तो आपको ये पांचों के पांचों नाम बिल्कुल अच्छी तरह से याद करने हैं। कैपिटल तो थी पाटलिपुत्र, ये तो चलो थी ही मेजर, ठीक है, जहां पर राजा का पैलेस होता था और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कैपिटल से हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्र के अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी, ये 5 पॉलिटिकल सेंटर थे। अब इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हैंडओवर कर दिया जाएगा कि तुम्हें अब इसकी देखभाल करनी है। मतलब एक तरह से तुम उसके हेड बना दिए गए, तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी उसको डेवलप करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया नियर द कैपिटल एंड द प्रोविंसेस सेंटर्स। ठीक है, अब ये क्या होते थे, ये ऐसे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जो कहते हैं ना कि सबसे पावरफुल। वैसे देखो इतना बड़ा एम्पायर था, तो इतने बड़े एम्पायर में से खाली 5 ही क्यों चुने, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी या ये एरिया वाइज बहुत बड़े थे, पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती थी, इसलिए इसको जो है वो 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि चीजें स्मूथली तरीके से चलती रही। कम्युनिकेशन अलोंग द, जो कम्युनिकेशन होता था, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो ट्रेड व्यापार वगैरह होता था, तो वो दोनों तरीके से होता था। लैंड रूट भी फॉलो किया जाता था और सी रूट भी और रिवराइंस भी, ये सारे फॉलो किए जाते थे। तो इनके जरिए क्या होता था, उनका कम्युनिकेशन होता था। अलोंग विथ बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट वाज द वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। सबसे बड़ा जो इसका इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी को इंक्रीज करने में, मतलब इकोनॉमी को इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले रहा है ना, वो किसका रहा है, इसका रहा है आपका कम्युनिकेशन का, यानी कि ट्रेड का।
पैसा कहाँ से आता है? जब ट्रेडिंग बढ़ेगी, लेन देन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो इससे क्या होता है? पैसा आता है, रेवेन्यू आता है। तो पर्टिकुलर एक कंट्री के पास तभी उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है जब उसका लेन देन काफी, व्यापार काफी आगे तक, चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ठीक है, आर्मी वॉज द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द इंश्योरिंग दैट प्रोटेक्शन। ठीक है, आर्मी सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की प्रोटेक्शन में। अगर आर्मी ही कमजोर होगी तो कोई भी दुश्मन देश आकर के उस पर अटैक करेगा, उसको एक्वायर कर लेगा और उसको अपने राज्य में मिला लेगा। लेकिन यहाँ पर जितनी आर्मी स्ट्रांग होगी तो दुश्मन कंट्री जो है 1000 बार सोचेंगी, 100 बार सोचेंगी कि भाई इस पर्टिकुलर इस राज्य पर हमें अटैक नहीं करना है, क्योंकि एक राजा इतना पावरफुल है, दूसरा इसकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले आर्मी के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए कि आर्मी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा वो देश तरक्की करेगा, और दुश्मन जो है 10 बार सोचेंगे उस पर अटैक करने के बारे में कि किया जाएगा तो किस तरह से उनके छक्के छुड़ा दिए जाएंगे, उनको हरा दिया जाएगा, बुरी तरह से हरा दिया जाएगा। और अगर वो वीक होगा तो इजीली वो उस पर अटैक कर सकते हैं, उसको अपने राज्य में मिला सकते हैं। मेगास्थनीज ने स्पेशली आर्मी के बारे में अपनी बुक में किसमें लिखा? इंडिका में। ठीक है, किसमें लिखा? मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? इंडिका। ठीक है, तो ये दो बुक जरूर से याद रखना। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। और इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो मेगास्थनीज मेंशन अ कमेटी विद द 6 सब कमिटीज फॉर द कोऑर्डिनेटिंग द मिलिट्री एक्टिविटीज। अब माना जाता है कि मौर्य एम्पायर की, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख तो उसके पैदल यात्री, मतलब पैदल सैनिक थे। 6 लाख कम नहीं होती है। उसके अलावा घुड़सवार अलग थे, एलिफेंट्स अलग थे, चैरियटर्स अलग थे, उसके बाद जो है वो नाइट्स होते हैं वो अलग थे। कहने का मतलब इतनी बड़ी आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी थी उसकी, कि इतनी बड़ी आर्मी के चलते जो है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब देखो, इतनी बड़ी आर्मी होती है तो अगर इतनी बड़ी आर्मी को अगर अलग एक पर्टिकुलर एक कमांडो तो नहीं संभाल सकता है, तो उस आर्मी को भी अब 6 भागों में बांट दिया जाएगा। उस आर्मी को भी अब 6 भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 भाग कौन कौन से होंगे? सब कमेटीज बना दी जाएगी। ये पूरी की पूरी एक आर्मी कमेटी, एक आर्मी का मेन चीफ कमांडर होता है। ठीक है, वो कमांडर क्या करेगा? अब उसको 6 भागों में बांट देगा। ठीक है, 6 भागों में बांट कर कि किसी को बोल दिया कि तुम्हें पूरा का पूरा घुड़सवारों को देखना है, किसी को बोला तुम्हें पैदल सैनिकों को देखना है, किसी को बोला कि तुम्हें जो भी सैनिकों को या फिर जानवरों को जो फॉर्डर्स देनी होती है, मतलब खाना वाना खिलाना होता है, वो काम तुम देखोगे। ठीक है, अगर किसी एनिमल को कोई मतलब बीमारी लग जाती है या कोई इसकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी XYZ, तो तुम्हारा काम ये रहेगा। कहने का मतलब सभी को अपने अपने काम में जो है वो डिवाइड कर दिया गया और वो अपने अपने काम को अच्छी तरीके से करेंगे। तो किसने लिखा? मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में आर्मी के बारे में, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी के बारे में बताया कि उसको 6 भागों में बांट दिया गया था। सब कमिटीज बना दी गई थी फॉर द कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज, जिसके बिहाफ पर पूरी की पूरी मिलिट्री एक्टिविटीज होती थी। अब ये कौन कौन सी मिलिट्री एक्टिविटीज होती थी? इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्पायर। ठीक है, तो वो बता दिया। राइट, अब देखो, इतनी बड़ी आर्मी को मैंने क्या बताया कि 6 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया था, और 6 पार्ट में अलग अलग जो है वो फील्ड्स रख दी गई थी कि तुम्हें ये वाला पार्ट देखना है, तुम्हें पैदल सैनिकों वाला पार्ट जो है देखना है, तुम्हें हैंडओवर किया जाता है। तो पैदल सैनिकों में जितनी प्रॉब्लम है या उसमें डेवलपमेंट करनी है या उनको ट्रेनिंग दे दी, ये काम तुम्हारा है। एक को दे दिया कि तुम्हारे चैरियटर्स देखने हैं, रथ वगैरह का काम तुम्हें देखना है सारा का सारा। दूसरे को बोला कि तुम्हें जानवरों की जो उसको फॉडर बोलते हैं, चारे को। ठीक है, तो ये काम तुम्हें देखना है कि जानवरों को चारा वारा डालना होता है, उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के एक्टिविटीज होती हैं, सैनिकों को भी खाना खिलाना होता है, तो पर्टिकुलर वो एक डिपार्टमेंट बना दिया, ये तुम्हारा काम है। तो इस तरीके से 6 सब कमिटीज बना दी गई। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनका बेटा जो है वो राजा बनता है, बिंदुसार। ठीक है, तो पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा, कौन सा? बिंदुसार। ठीक है, ये भी बहुत पावरफुल था। और तीसरा कौन आ जाएंगे? द ग्रेट अशोका। ठीक है, द ग्रेट अशोका। इन द 19th century the history of the early India including the Maurya Empire was discovered। ठीक है, अब इसको कब डिस्कवर किया गया, इसके बारे में जानकारी कब दी गई? 19th century में। अशोका केम टू बी नोन एज इंस्पायरिंग फिगर। अब सबसे जो इनके पावरफुल रूलर में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि सबसे ही पावरफुल थे तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने आप में बहुत बड़े सम्राट थे और बहुत ही पावरफुल थे। इसके बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार बहुत, मतलब ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनके बारे में इतनी ज्यादा इसमें जानकारी नहीं दी गई है जितने की सम्राट अशोक के बारे में दी गई है। सम्राट अशोक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। आपने देखा होगा ना अशोक चक्र, तो वो इसी से इंस्पायर किया हुआ है।
तो इन्हीं से ही तो सम्राट अशोक के बारे में माना जाता है कि ये एक ऐसी इंस्पायरिंग फिगर थे। इन्होंने अपने अपने शिलालेखों में, अपने इंस्क्रिप्शन में अपने आप को अशोक ना लिखवा करके और देवपिया और प्रियदर्शी लिखवाया, इन दो नामों से लिखवाया। अब बहुत बार क्वेश्चन और आता है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देवपिया और प्रियदर्शी क्या होता है। ठीक है, दो नाम है, देवानपिया, ठीक है, देवानपिया और प्रियदर्शी। ठीक है, और क्या होता है, प्रियदर्शी। ये दो नामों से अशोक ने अपने आप को लिखवाया। देवपिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है, बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है, यानी कि भगवान का प्यारा। और प्रियदर्शी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, क्या होता है, प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, जिसको देखकर अच्छा लगता हो, जिसको देखकर सभी को अच्छा लगता हो कि ये एक ऐसी इंस्पायरिंग फिगर थे, एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थे जिसको देख करके सबको अच्छा लगता था, साथ साथ में ये भगवानों का भी प्यारा था। तो इन्होंने अपने अपने आप को इंस्क्रिप्शन में इन दो नामों से लिखवाया। बाय द नेशनलिस्ट ही वाज द हम्बल देन द अदर रूलर्स। ठीक है, वो जितने भी उसके बाद, अशोक के बाद जितने भी रूलर्स आए वो तो वीक सक्सेसर थे कहे जा सकते हैं। इसीलिए तो मौर्य एम्पायर का पतन हो गया था ना, तो फिर अलग अलग डायनेस्टीज ने आकर यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कर्ण होंगे, शुंग होंगे, काफी सारी डायनेस्टीज आएंगी और इस पर जो है रूल करने लगेगी। लेकिन अशोक तक ये साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य इतना ज्यादा फ्लरिश होता है, इतना ज्यादा एक्सटेंड होता है कि इनके टक्कर का कोई और दूसरा एम्पायर नहीं था। ठीक है, तो स्पेशली अगर अशोक की बात करें तो अशोक तक आते आते, क्योंकि इनको विरासत में इनके दादाजी की पूरी विरासत इनको मिल गई थी, राज्य इनका मिल गया था। फिर इनके फादर आए, बिंदुसार आए, उन्होंने उसको और थोड़ा सा फ्लरिश किया। लेकिन अशोक तक आते आते वो चीजें पहले ही तो स्टैब्लिश थी, लेकिन अशोक ने आकर के इसको और ज्यादा स्टैब्लिश कर दिया, और ज्यादा इसको फ्लरिश कर दिया। तो उसके राज्य में प्रजा बहुत ज्यादा खुश थी। क्यों थी? शांति भी थी। क्यों थी? क्योंकि राजा अशोक जो है वो बहुत ही हम्बल थे, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे, काइंड हार्टेड थे, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने प्रजा के बारे में सोचते रहते कि मुझे अब प्रजा के लिए ये वेलफेयर का काम करना है, कुएं लगवाने हैं, पेड़ लगवाने हैं, ये कराने, वो कराने। तो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता रहता था और हमेशा कहता था कि मैं अपनी प्रजा के लिए उनके पिता के समान हूं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बच्चों को वो बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करूं जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द न्यू नोशन ऑफ द किंग। अब जब ये मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे जो है अशोक के बाद से जब डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया था, तो इसी बीच हम साउथ साइड में देखेंगे। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने नॉर्थ वेस्ट साइड में देखा ना, नॉर्थ वेस्ट साइड में देखा। अब हम साउथ की बात करते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है, इतने बड़े एम्पायर्स बन रहे थे, इतने बड़े बड़े राजा थे, तो साउथ में भी अब चीफिन्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो चीफिन्स कौन होते हैं? एक तरह के राजा ही होते हैं। अ चीफ वाज पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटी। अब ये जो चीफ होते हैं ना बच्चे, जो देखो, एक होता है किंगडम होता है, एक होता है डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है पहले उसके पापा राजा होते हैं, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद एक उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो ये डायनेस्टिक रूल चलता रहता है, हायरार्की। ठीक है, उसके बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। लेकिन इसमें क्या होता है, चीफिन्स में हो सकता है कि वो जो है वो हेरिडिटी हो या ना हो, इसके बाद इसका बेटा ही राजा बनेगा। ये शॉर्टी नहीं थी, किसी दूसरे राजा ने, वो इससे पावरफुल हो, किसी दूसरे राजा ने आकर के अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और इसके राज्य को जीत लिया। तो कहने का मतलब वो डायनेस्टिक नहीं रहा ना, वो हेरिडिटी नहीं रहा। तो ये हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। सो ही रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम द, अब ये जो चीफ होते थे, मैं साउथ साइड की बात कर रही हूँ, जैसे चोरा, चेरास, पांड्यास हो गए। ठीक है, तो ये क्या होते थे? ये गिफ्ट लेते थे कहां से? इनको गिफ्ट मिलते थे रिसीव फ्रॉम हिज द सब ऑर्डिनेट्स, अनलाइक द किंग हु यूजुअली कलेक्ट द टैक्सेस एंड ऑफन द डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग हिज सपोर्टर्स। अब जो इनके सपोर्टर्स होते थे वो इनको हैवी गिफ्ट दिया करते थे। अब देखो, किसी को खुश करना होता है तो उसके सामने अगर गिफ्ट लेकर चले जाए तो उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आपको भी ऐसा होता है ना कि जब आपका बर्थडे आता है, आपके फ्रेंड्स, आपके मम्मी पापा या आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर है, जब आपको गिफ्ट देते हैं तो कितना अच्छा लगता है, आप कहीं ना कहीं उनके और क्लोज होते चले जाते हो, है ना। तो ऐसे ही जब बाहर से इनको गिफ्ट रिसीव होते थे तो ये क्या करते थे कि अपनी, कहते हैं देखो, कोई भी राजा को जब गिफ्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका भी तो बेनिफिट होगा ना, कि वो अपनी चेयर को, अपनी पोस्ट को बचाना चाह रहा है, कि राजा की कृपा उस पर बनी रहे, उसको राजा उसकी पोस्ट से हटाए ना, उसको जो भी काम दिया है क्योंकि उसमें उसको बेनिफिट दिख रहा है तो उसकी पोस्ट बरकरार रहे। तो लोग इसलिए भी गिफ्ट देते थे। अब इनको जंगलों में जो रहते थे तो वो अपनी तरफ से गिफ्ट दिया करते थे। ठीक है, बाकी अदर जो राजा थे वो इनसे फ्रेंडशिप करने के लिए, भाई ठीक है कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम इनको यूज कर लेंगे, या इनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम इनकी सहायता करेंगे, इस तरीके से बताया
गया है इसमें कि हु यूजुअली कलेक्ट द टैक्सेस। अब ये राजा लोग क्या करते थे, ये राजा लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे फार्मर होता है तो फार्मर क्या करता है, वो अपने खेतों में खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, ठीक है, क्रॉप वो करता है, जो प्रोडक्शन निकलता है उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट जो है वो राज्य को देना होता है। इसी से तो इनकम होती है, आज भी तो यही होता है ना, हाउस टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो ये सब यही तो होता है कि टैक्स के बिहाफ पर ही किसी राज्य की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स उसको कंट्री को अच्छे से चला सकती है। एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग द सपोर्टर्स द न्यू किंगडम्स एंड इमर्ज इन द डेक्कन एंड द फर्दर साउथ। तो डेक्कन की बात हो रही है, ठीक है। डेक्कन कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया और आसपास के इलाके हो गए, ये सारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, डेक्कन एरिया है ये। और फर्दर इन द साउथ इंक्लूडिंग द चीफन्स ऑफ द चोलास, चेरास एंड पांड्यास इन द तमिलक्कम, द नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल कंट्री। अभी तमिलक्कम क्या होता है, ये तमिल कंट्री का नाम पहले था, तमिलक्कम, ठीक है। जो तमिल आप देख रहे हो ना, तमिल कंट्री देख रहे हो, तमिलनाडु देख रहे हो, इसका पहले नाम क्या था, तमिलक्कम था। और इसमें ये जो चीफन्स हुए थे वो चोला, चेरास और पांड्या जैसे चीफन्स हुए थे, मतलब राजा हुए थे, ये उनकी डायनेस्टी थी और ये उनके नाम थे, चोला, चेरास और पांड्यास, ठीक है। ये डायनेस्टी थी और उनमें इस तरीके के राजा हुए थे, ठीक है, क्लियर। डायनेस्टी है ये, चोला, चेरास और पांड्यास डायनेस्टी है, और तमिलकम जो है वो तमिल कंट्री का पहला नाम था, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू नोशन ऑफ द किंगशिप नेक्स्ट आता है। अच्छा हो गया ये डिवाइन किंग। अब देखो, जब मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया कि अशोक के बाद कोई इतना पावरफुल सक्सेसर नहीं आया उनका जो अब उनके उस राज्य को बचा सकता था या उसको और फ्लरिश कर सकता था या फिर और उसको एक्सटेंड कर सकता था, तो धीरे धीरे उनकी लेजीनेस की वजह से या वीक सक्सेसर की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब उसके बाद शुंग आते हैं, फिर कर्ण आते हैं, तो इस तरीके से वन बाय वन जो है डायनेस्टी उसमें रूल करने लगती है। तो अब हम क्या देखेंगे, डिवाइन किंग में देखेंगे। डिवाइन किंग में जैसे यहां पर हम देखेंगे कुशानास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किंग्स ऑफन ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ द डिटीज। अब देखो कुशान रूलर्स आते हैं, ठीक है, कुशान रूलर जिसे कनिष्क ने आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो कुशान रूलर्स थे, खास करके मैं बात करूं किसकी, कनिष्क की, तो ये राजा कनिष्क ऐसा था, कुशान डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा था। कौन, कनिष्क। कौन था बच्चे, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क था। तो ये जो राजा कनिष्क था ये सबसे पावरफुल राजा है। माना जाता है कि इसने ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बल्कि चाइना पर भी रूल किया इसने। और इसके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि चाइना में बौद्ध धर्म का जो एक प्रचार और प्रसार हुआ ना, वो भी इनके थ्रू ही हुआ है, ठीक है। तो चाइना से इनके जो संबंध थे वो कहीं ना कहीं इनके इंस्क्रिप्शन से दिखाई देते हैं। उनमें माना जाता है कि चाइना के संबंध से ही चाइना वाले इंडिया के बारे में या इंडिया के पास्ट के बारे में इतना जान पाए थे, क्योंकि इसने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि चाइना पर भी रूल किया था। तो किंग्स ऑफन ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ। अब जो किंग होते थे वो अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझते थे, उनका स्टेटस जो है वो सबसे हाई होता था और ये अपने आप को क्लेम करते थे कि हम जो है भगवान के बाद हम ही हैं। और भगवान भी छोड़ो, भगवान ने तुम्हारी सहायता के लिए, मतलब अपनी प्रजा को बोलते थे कि तुम्हारी सहायता के लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, ठीक है, तो हम ही तुम्हारे एक तरह से भगवान हुए। तो तुम भगवान को, ऐसा भी माना जाता था कि भगवान को वर्शिप करने से पहले उनको वर्शिप किया जाता था, इसीलिए वो अपनी बड़ी बड़ी से स्टैचू बनवा करके मंदिर के एंट्रेंस गेट पर, जो टेंपल होता है उनके एंट्रेंस गेट पर अपने मंदिर को, अपनी स्टैचूज को स्टैब्लिश करवा दिया करते थे। तो जो भी वहां पर विजिटर्स आते, जो भी डिवोटीज आते, तो सबसे पहले इनके सामने अपना सर झुकाते, फिर जाते अपने मेन डिटीज के पास में, जो भी उनके वर्शिप एक्टिविटीज होती हैं वो सारी वो किया करते थे, ठीक है। तो दिस स्ट्रेटेजी यूज बाय द कुशानास। अब ये जो अपने आप को, ये जो डिवाइन किंग का मतलब होता है कि एक दैवीय शक्ति जो होती है, कि भगवान की तरफ से हमें ये पावर मिली है, हम मतलब एक तरह से हम अपने आप को दैवीय शक्ति मानते हैं कि भगवान के बाद हम ही हैं तुम्हारे लिए, एक तरह से इस पृथ्वी पर तो भगवान हम ही हैं तुम्हारे लिए, तो सबसे पहले तुम्हें जो हम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना होगा, ठीक है। तो कुशान डायनेस्टी के रूलर्स ये क्लेम करते थे कि वो डिवाइन किंग है। द 1st century BC to 1st century CE who ruled over a vast kingdom extend from Central Asia to North West India, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया कहां पर हो जाएगा, देखो जैसे ये क्या है, आपका पूरा का पूरा मैप है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। अब ये वाली जो साइड देख रहे हैं ना, ठीक है, ये वाली जो साइड देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, ये आपकी सेंट्रल एशिया वाली साइड है, ठीक है। ये वाली जो साइट है आपकी, ठीक है, ये कौन सी है, ये सेंट्रल एशिया वाली साइट है आपकी, क्लियर, यहां पर देखिए, ठीक है।
ये वाली जो साइट है पूरी की पूरी सेंट्रल एशिया वाली साइट है, जिसमें कि आपका जो जितनी भी स्थान वाली कंट्री है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितनी भी स्थान वाली कंट्री है ना वो सारी की सारी सेंट्रल एशिया में आ जाती है। ठीक है, और जैसे इसमें बताया गया है कि हु रूल्ड ओवर द वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, यहां से लेकर के सेंट्रल एशिया से लेकर के और ये वेस्ट नॉर्थ साइड तक इन्होंने पूरा का पूरा अपना एरिया बनाया हुआ था, पूरा का पूरा अपना रूलिंग एरिया बनाया हुआ था। ठीक है, अपना लैंड एक्सपेंशन किया हुआ था। कोलोसल स्टैच्यू ऑफ द कुशाना रूलर हैव बीन फाउंड द, अब इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है? जैसे मैंने भी बताया कि डिवाइन किंग अपने आप को बोलते थे, दैवीय शक्ति अपने आप को बोलते थे, तो इसका एक जीता जाता प्रमाण मिला है कहां पर? एक कोलोसल स्टैच्यू मिला है कुशान रूलर्स का, हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन द श्राइन एट मठ नियर द मथुरा। ठीक है, मथुरा में इतनी बड़ी सी मूर्ति मिली है, इस टाइप की मूर्ति मिली है, इसकी मुंडी मुंडी गायब हो गई है, टूट गई है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर मिला है एज इट इज, कहां पर? मथुरा में, जो कि यूपी में है। ठीक है, बाय द 4th सेंचुरी एविडेंस अ लार्जर स्टेट इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। फिर उसके बाद 4th सेंचुरी में क्या आ जाते हैं? मतलब इनके बाद में, कुशान रूलर्स के बाद में फिर गुप्ता एम्पायर्स आ जाते हैं। गुप्ता एम्पायर्स में अपने तरीके से डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर हैव बीन फाउंड द मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट द सामंतास। अब ये सामंतास कौन होते हैं? आपने मूवी देखी होगी ना, कौन सी, बाजीराव मस्तानी वाली, उसमें सामंता वाला सिस्टम था ना सारा का सारा। अब जैसे चीफन्स हुए थे, ये साउथ साइड में हो गए थे, डेक्कन में ये थे। ठीक है, आपके साउथ साइड में चीफन्स हो गए थे, डेक्कन में हो गए थे। अब जैसे जैसे रूलर्स आते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे उनकी जो एक टाइटल्स होती है वो भी बढ़ती चली जाएंगी। कि कोई टाइटल क्या होते हैं बच्चे? उपाधियां होती हैं। जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को बोलेगा, कोई बोलेगा महाराजा, कोई बोलेगा महाराजा धीराज बोलेगा। ठीक है, कोई जो है वो विक्रमादित्य। ठीक है, अब ये जैसे जैसे रूलर्स आते जाएंगे वो अपने अपनी हैवी हैवी टाइटल्स को लेकर के एक तरह से अपनी पावर को शो कर रहे हैं कि कोई भी आउटसाइडर अगर किसी राजा के बारे में जो है वो पता करता है तो सबसे पहले उसको क्या बोला जाता है? जो भी उसकी टाइटल होगी उसके नाम से उसको बुलाया जाता है। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, महाराजा धीराज। अब जितनी हैवी टाइटल होगी उस हिसाब से उसकी पावर भी शो करेगा। तो 10 बार जो है वो लोग सोचेंगे कि वाकई में इस राजा के पास में कुछ तो ऐसा है जो इतने बड़े जो है सम्राट बन गए हैं, तो इसके पास पावर भी उतनी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये जब गुप्ता एम्पायर्स आए थे तो वहां पर सामंताज भी इमर्ज होने लग गए थे। अब ये सामंता कौन होते हैं? सामंताज भी एक तरह के रूलर ही होते हैं, मतलब एक तरह के राजा ही होते हैं, जो क्या कर रहे थे? उनके पास भी मेंटेन देमसेल्फ थ्रू द लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर द लैंड। अब जिसको सामंत बनाया गया है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया लगा लो, अब उसमें एक हेड बना दिया कि तुम्हें जो है ये पूरा का पूरा तुम्हारी देखरेख में इसमें काम किया जाएगा। अब वो हेड बन गया तो उस हेड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सामंता। वो सामंता क्या करेगा कि अपने एरिया में आए हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज करेगा, चाहे वो माइंस हैं, ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, चाहे वो फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, XYZ कुछ भी है, तो वो अपने उस हिसाब से रिसोर्सेज को वहां पर यूज करेगा। तो यही क्या कहलाते हैं? यही सामंता आगे चलकर और बड़े राजा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अ चेंजिंग कंट्री साइड पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग। ठीक है, तो पॉपुलर परसेप्शन का मतलब होता है कि किस तरह से राजाओं की जो सोच थी, राजाओं के बारे में, जो उनके इतिहास के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में जो बताया जाता है, उसके बारे में से बताया गया है कि पॉपुलर इंसेप्शंस ऑफ द किंग दैट इज चेंजिंग कंट्री साइड। अब ये कंट्री साइड का क्या मतलब होता है? कि सिटीज में ठीक है डेवलपमेंट हो रही थी, तो व्हाट अबाउट द विलेज एरिया? यहां पर भी डेवलपमेंट होगी, तो यहां पर किस तरह की सिचुएशन चल रही है यहां पर देखिएगा। ठीक है, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग, हिस्टोरियन हैव एग्जामाइंड द स्टोरी कंटेन इन द एंथोलॉजी सच एज द जातक एंड द पंचतंत्र। अब पंचतंत्र की कहानी आपने सुनी है, जिसमें एनिमल्स के बारे में बताया जाता था कि एक चीकू बंदर था, ये था, वो था। पंचतंत्र की कहानियां जो है वो किसी न किसी मॉरल पर बेस्ड होती हैं कि अगर लोगों को कुछ मॉरल बताना है या उनको एक कहते हैं ना कि उनको किसी के बारे में सीख देनी है, तो वो एक एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया करते, कहानी के थ्रू बताया करते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जातक क्या होती है बच्चे? स्टोरीज होती है, एंड पंचतंत्र जो है वो भी कहानियां होती है। द जातक वर रिटन इन पाली। ठीक है, ध्यान रखना, जातक कौन सी भाषा में लिखी होती थी? जातक का मतलब होता है कहानियां होती हैं, ठीक है, स्टोरीज होती हैं। ये कौन सी भाषा में लिखी होती थी? पाली भाषा में। अब जैसे कोई भी स्टोरी हो गई कि किसी जानवर के बारे में बता कि एक चीकू बंदर था, उसने जो है एक शेर को इस तरह से अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धिमानी से उस शेर को जो है वो मार दिया। अब उससे क्या मिला कि हमें कितनी भी कठिन परिस्थितियों में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपनी समझ से हम बड़े बड़ों को टक्कर दे सकते हैं, चाहे वो जंगल का राजा ही क्यों ना हो।
ठीक है। अब इससे मॉरल ये मिला ना कि हमें परिस्थितियों में डटे रहना चाहिए। तो ये जो पंचतंत्र की कहानियां थी जातक थी, ये इसी तरीके से रीडर्स को एक मोटिवेशन दिया करती थी, उनको इंस्पायर करते थे। इस तरीके से कहानियों के माध्यम से उन्होंने एक मॉरल वैल्यू को क्रिएट किया। अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सीई, ठीक है, वन स्टोरी, एक स्टोरी है जिसका नाम है गंता तिंदु जातका। ठीक है, इसका नाम क्या है? गंता तिंदु जातका। इस गंता तिंदु जातका में क्या बताया गया है कि एक बार एक विक्ट किंग था, मतलब बहुत ही चतुर, चंट चालाक और बहुत ही निर्दयी राजा था। वो अपनी प्रजा को हमेशा परेशान किया करता था। क्यों प्रजा उससे परेशान थी? क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू टैक्स इंपोज कर दिए गए थे। इतना फार्मर के पास इतना अनाज नहीं होता था जितना वो रेवेन्यू देता था राजा को। प्रजा उससे बहुत परेशान हो गई थी। प्रजा जो है उसके मरने की दुआएं करने लगी, प्रेयर करने लगी भगवान से कि या तो हमें इससे पीछा छुड़ा दो, मतलब या तो हमें भगवान उठा ले या फिर इस राजा को उठा ले, हम तो बहुत परेशान हो गए इससे। तो लोग जो हैं वो रेवेन्यू से पीछा छुड़ाने के लिए लोग जंगलों की तरफ जाने लगे कि हमें बस किसी तरह से इस राजा से पीछा छुड़ाना है, क्योंकि जंगलों में रहने वालों से किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। जो राज्य में रहेगा और जो खेती बाड़ी करेगा उससे टैक्स ही लिया जाता था। ठीक है, तो इस गंता तिंदु जातका में डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ विक्ट किंग, दीज इंक्लूडिंग द एल्डरली, विमेन, मैन। अब इस गंता तिंदु जातका में हर मतलब फील्ड से रीडर को अवगत कराया गया है। ठीक है, दीज इंक्लूडिंग द, अब इसमें एल्डरली जो गांव के बड़े बूढ़े होते थे उनके बारे में भी लिखा हुआ था, एक्सपीरियंस्ड के बारे में। ठीक है, एक्सपीरियंस जो पीपल होते थे, जिसमें एल्डर वुमेन आ गई हैं, बड़ी बूढ़ी हो गई हैं, औरतें हो गई हैं या फिर बड़े बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, कल्टिवेटर्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, राइट हर्डर्स के बारे में, विलेज बॉयज एंड इवन द एनिमल, सभी के बारे में इस गंता तिंदु जातका में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब आते हैं चेंजिंग द कंट्री साइड, स्ट्रेटजीज फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो रही थी? ठीक है, इसके लिए बताया गया है कि 6th सेंचुरी बीसी में प्लोइंग एग्रीकल्चर बिकेम द प्रिविलेंट। तो ये जो हल, जो खेत को जोतने के बाद में जो खेती की जाती है, तो ये अपने पीक लेवल पर था। ठीक है, इससे क्या होता था, जैसे देखो हल होता था तो इस हल के बिल्कुल कॉर्नर पे ना आयरन टिप लगा दी जाती थी। तो जैसे जैसे वो आयरन टिप जमीन पर चलती थी तो वैसे वैसे वो अंदर तक खुदाई करती चली जाती थी। तो एक प्लांट को जो ग्रो करने में उनको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो जितनी गहराई से खुदेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी उस प्लांट को उतनी ही ज्यादा मिलेगी और प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो फ्रॉम द 6th century BC, plowing agriculture became the prevalent. It used the fertile alluvial river सच एज दोज द गंगा एंड कावेरी। अब जो रिवर के आसपास के इलाके हैं, वो रिवर के वाटर की वजह से वहां की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और इसी अच्छी की वजह से, इसी फर्टिलिटी की वजह से वहां पर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो द आयरन प्लो शेयर, मैंने अभी बताया ना कि आयरन की वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बट इट इज यूज द रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्टेन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ओनली। लेकिन ये कुछ ही पार्ट में यूज की जाती थी जहां पर आयरन माइंस होती थी, हर जगह तो थी नहीं। तो जहां पर आयरन माइंस होगी वहां का राजा जो है वो इस तरह से आयरन को यूज करेगा और खेती बाड़ी में इसको काम में लाएगा, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती थी। तो डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी। अब देखो रूरल सोसाइटी में किस तरह से डिफरेंसेस थे, मतलब रूरल गांव वाले एरिया में भी जो गांव के लोग होते हैं उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अब कौन कौन सी 3 कैटेगरी थी? एक होता है आपका जिसके पास लैंड बहुत ज्यादा होती है, जमींदार होता है। एक होता है जिसके पास कम होती है, ठीक है, वो एवरेज फार्मर है। एक वो होती है जिसके पास है ही नहीं, जमीन ही नहीं है, और वो दूसरों के खेतों में जाकर काम करता है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपका, गृहपति से क्या मतलब होता है? गृहपति कहते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, गृहपति क्या किसको बोलते हैं? हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली। तो गृहपति वॉज ओफन द पॉलिटिक्स। गृहपति पाली भाषा में इसको गृहपति कहा जाता था, जिसका मतलब होता था हेड ऑफ द फैमिली। कहने का मतलब जैसे हमारे घरों में दादाजी होते हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ठीक है, अगर दादाजी नहीं है तो फिर हमारे ताया जी हो गए या फिर हमारे पापा हो गए। ठीक है, तो मेन डिसीजन वही लेते हैं, उन्हीं के अंडर में प्रॉपर्टी होगी, उन्हीं के अंडर में सारे जो मेन डिसीजन लिए जाएंगे, एनिमल्स वगैरह होंगे, ज्वेलरी होगी, तो सारे उन्हीं की देख रेख में या उन्हीं की देख रेख में सारे काम किए जाते हैं। तो डेजिग्नेट सेकंड एंड द थर्ड कैटेगरीज अर्ली तमिल लिटरेचर। बच्चे यहाँ से देखना, तमिल लिटरेचर में द संगम टेक्स्ट इसको बोलते हैं। ऑल्सो मेंशन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल इन द रूरल एरिया। तो कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई गई थी तमिल टेक्स्ट में? इसको क्या क्या कहा जाता है? लैंड ऑनर्स को वेल्लॉर कहा जाता है।
तमिल टेक्स्ट में क्या बोला जाता है, वेल्लोर कहा जाता है। ये वेल्लोर कौन होते हैं, जिसके पास बहुत जमीन होती है, मतलब लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार होते हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गए, ये हो गए जमींदार या लैंडलॉर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जमींदार, ठीक है। उसके बाद जो प्लोमैन होता था, जो हल चलाने का काम किया करता था, उसको क्या बोलते थे, उझावर, ठीक है, उझावर होता था। और सेकंड पर हो गया आपका स्लेव्स और अदमई। और जो स्लेव्स होते थे, जिनके पास जमीन ही नहीं थी, दूसरे के खेतों में जाकर काम करते थे, उनको क्या बोलते थे, अदमई, ठीक है, उनको क्या बोलते थे, अदमई। क्लियर। चलिए, लैंड ग्रांट एंड द न्यू रूलर्स एलिट। ग्रांट, लैंड ऑफ ग्रांट वर स्टार्टेड फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, मैनी विच। अब देखो, ये तो था कि बेटियों को जो है वो लैंड ग्रांट करने का बिल्कुल भी राइट नहीं दिया गया था, क्योंकि माना जाता था कि बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, ससुराल चली जाएंगी, तो उनका फादर की प्रॉपर्टी से क्या लेना देना, ठीक है। और जब वो शादियों को चली जाती थी तो वहां पर उनके हस्बैंड का होल्ड रहता था। तो कहने का मतलब कि बेटे को तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि लैंड ग्रांट नहीं करेगी वो, ठीक है। लेकिन रेयर केस एक ऐसा मिला है जिसमें कि लैंड ग्रांट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसको था, मैन को ही था। और उसमें एक केस ऐसा देखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसके पास, क्योंकि एलिट फैमिली थी, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, प्रिंसेस थी, तो उसको ये राइट था कि वो अपनी मर्जी से अपनी लैंड को सेल परचेज कर सकती है, लैंड ग्रांट कर सकती है, ठीक है। अब ये भी सिस्टम चल गया था, जैसे ये ब्राह्मण लोग होते थे, बड़े बड़े हवन यज्ञ वगैरह करते थे, तो राजा लोग इनको दान में जमीन दे दिया करते थे, भूमि दे दिया करते थे, ठीक है। और साथ साथ में जैसे कोई टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराना होता था, टेम्पल बनवाना होता था, तो राजा अपनी तरफ से भूमि दे दिया, दान कर दिया करता था कि मेरी तरफ से ये लैंड है, मैं ग्रांट करता हूं, तो आप इस पर अपना मंदिर बनवा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से द रिकॉर्ड दैट, अब जो भी राजा लैंड ग्रांट करता था, या जो भी प्रिंस हो गए, प्रिंसेस हो गए, जो भी एक्सवाइजेड जिसने भी लैंड ग्रांट की है, तो वो इंस्क्रिप्शंस पर उसका नाम बकायदा लिखा जाता था। आज भी तो यही होता है ना कि अगर किसी ने जमीन दान करी है, भूमि दान करी है, ठीक है, तो वो अपना वहां पर नाम लिख देता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा ना, जैसे टेम्पल्स में किसी ने ईंटें डलवाई, या किसी ने 1,00,000-2,00,000 का या बहुत सारा पैसा डोनेट किया है, तो उसका बाकायदा नाम लिखा जाता है उस प्लेट पर, है ना, कि डोनेटेड बाय दिस पर्सन, डोनेटेड बाय दिस पर्सन, दिस 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 लिखा जाता है ना। तो ऐसे ही ये जो राजा लोग लैंड को ग्रांट करते थे, तो इनका नाम भी इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था। उससे पता चला है कि उस राजा ने पर्टिकुलर इस टेम्पल के को कंस्ट्रक्ट करवाने में भूमि दी थी। अब अगर ये नहीं लिखा होता तो पता नहीं चलता। अगर प्रभावती गुप्ता का जिक्र किसी इंस्क्रिप्शन में नहीं होता तो कैसे पता चलता कि एक रेयर केस ऐसा मिला है कि किसी लड़की ने, किसी प्रिंसेस ने लैंड ग्रांट की हो, ठीक है ना। तो about the rural population, these including the brahmanas and the peasant as well as other expected to the provide the range produce king or his the representatives, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप हिस्ट्री या किसी भी अदर सब्जेक्ट में, कोई भी आपकी स्ट्रीम हो, अगर आप उसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हो, जैसे अभी 2023 का रिजल्ट आया है, टॉपर्स की भरमार लगी हुई थी खास करके ह्यूमैनिटीज में, तो अगर आप ह्यूमैनिटीज में 800 आउट ऑफ 800 लेना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करें हमारा समर्थ बैच, ठीक है। समर्थ बैच ज्वाइन करने के बाद आपको क्या होगा, समर्थ बैच जैसे आप एनरोल करते हो उसमें, तो आपसे जब आप इसको परचेज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। समर्थ बैच की थोड़ी सी मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ। समर्थ बैच में आपको जो है वो 12 मंथ की वैलिडिटीज दी जाती है, ठीक है, पूरे एक साल भर की 13 मंथ्स की है, ठीक है, यानी कि आपके सीयूटी के एग्जाम तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें आपको पीडीएफ्स दिए जाते हैं, ठीक है, पीडीएफ्स के साथ साथ में रिकॉर्डेड सेशंस तो होते ही हैं कि आप दिन में चाहे एक बार क्लास देखो, चाहे वो 10 बार देखो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपका टाइम हो उस हिसाब से। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट, उसके बाद आपको ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, डेली आपके पास जो है वो लाइव क्लासेस चलती हैं, हम लोग क्लासेस लेते हैं, तो वो भी आपकी डेली चलती है और पूरे दिन चलती ही रहती है। तो कहने का मतलब ये कि अच्छी खासी रिवीजन जो है वो करके जा सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम प्लस आपके सीयूईटी दोनों में आपके काम आने वाली है। बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी दोनों में काम आने वाली है, तो जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि इसकी ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 15 जुलाई से। काफी सारे बच्चे इसमें एनरोल कर चुके हैं। क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जो आपका 2024 का एग्जाम होगा सीयूईटी का, वो आपके जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे अप्रैल में, अप्रैल से और फिर जैसे खत्म हो जाएंगे तो मई में आपके एग्जाम इस बार शुरू हो जाएंगे सीयूईटी के, ठीक है। तो टाइम रहेगा कम, इसलिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे उतनी जल्दी बाद में हमें रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और रिवीजन में फिर हम क्या करेंगे, 2 से 3 बार अपनी अच्छी खासी रिवीजन, या हो सकता है कि 4 से 5 बार भी कर लें। तो जितना जल्दी आप अपने सिलेबस को खत्म करोगे उतना ही जल्दी हम रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, और रिवीजन जितनी अच्छी करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे,
क्लियर है? और जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से हमें अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में हमें एडमिशन भी मिलेगा। तो इस बार जो 17 लाख बच्चों ने दिया है, तो आगे जो है आने वाले टाइम में 2024 में हो सकता है ये रेशो और ऊपर हो जाए, 20 लाख हो जाए, 25 लाख हो जाए, इसके बीच में हो जाए, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा एग्जाम बन चुका है। तो उस पूरे इतनी भीड़ में से आप अपने आप को कैसे आगे निकालोगे? सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नॉलेज के बेस पर। तो जितनी नॉलेज लेकर जाओगे उस हिसाब से आप अच्छा स्कोर पाओगे। अब इसको बात आती है कि इसको खरीदना कैसे है, ठीक है, वो भी बताती हूँ। इसके अलावा अगर आप क्लास 12 के डोमेन सब्जेक्ट की ही तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा स्पार्क बैच है, जाकर के आप स्पार्क बैच को भी ले सकते हैं, और इस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा पूरे 17% का, जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे Y489, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और आप बने रहेंगे। जैसे 2023 का रिजल्ट आया है, इस साल भी 2024 का रिजल्ट इससे भी दुगना तिगना चौगना आएगा। तो इसके लिए आपके सपोर्ट और आपके प्यार और आपके साथ की जरूरत होगी, और आप और हम मिल करके और 2024 का सीयूटी का एग्जाम एकदम फोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अब बात करते हैं कि इसको परचेज कैसे करना है, ठीक है। तो इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल बाबा के पास, ठीक है। तो फटाफट से अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप गूगल पर लिखेंगे, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर भी जा सकते हो, अड्डा 24/7। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो वहां पर इस तरह की विंडो दिखाई देगी। अगर आप क्लास 12 के डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो आप क्लास 12 स्कूल 12 वाला पे क्लिक करोगे। अगर आप सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करेंगे, सीयूटी पे क्लिक करेंगे, और आपका ये महापैक है, ये है। अब जैसे देखो, मुझे महापैक लेना है। महापैक की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं कि साल भर में जितने भी बैचेस होंगे, चाहे वो क्लास 12 के हैं, चाहे वो सीयूटी के हैं, जितने भी बैचेस आए सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपने एक बार महापैक एनरोल कर लिया, महापैक में आप एनरोल हो गए, वो परचेज कर लिया, तो इसका मतलब जितने भी हमारे कोर्सेज आते जाएंगे, एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो दूसरे जो नए बच्चे आएंगे उसके साथ आप बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी उसमें आप शामिल हो जाओगे। दोबारा आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने दूसरे बच्चों के साथ में भी दोबारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर जो नया बैच आएगा आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, तो आप थर्ड टाइम भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर जाओगे। तो ये बेनिफिट है किसका? महापैक का, ठीक है। महापैक में आपको बुक भी दी जाती है, साथ साथ में आपके मॉक टेस्ट हो गए, ई बुक्स हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, आपको पीवाईक्यूज हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए टीचर्स के, तो काफी कुछ है इसमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये हमारा महापैक जीटी इंग्लिश का, ह्यूमैनिटीज का महापैक है, कॉमर्स का महापैक है, और साइंस का है, ठीक है। कोई भी आप परचेज करते हो तो उसमें बाय नाउ का ऑप्शन होगा। तो बाय नाउ के ऑप्शन पे क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे Y489, कूपन कोड लगा दिया और ये अप्लाई कर दिया। तो अब ये आपके पास कितने का पड़ गया? ये पड़ गया आपका 10,789 रुपीज, ठीक है, 10,789 रुपीज, राइट। तो अब आप मंथली एवरेज लगाकर देख लीजिए ना कि कितना आप पर सब्जेक्ट, अगर आप 1000 रुपीज भी दे रहे हैं तो इसमें तो 13 मंथ की वैलिडिटीज है, ठीक है। 13 मंथ की वैलिडिटी में आप पर सब्जेक्ट आप एवरेज निकाल के देख जाइए तो वो भी सस्ता ही पड़ेगा। तो ट्यूशन वूशन छोड़ दिए, फटाफट से आप इसमें एनरोल कीजिए। तो आपके पास में ये आपका महापैक भी है और आपका एम्बिशन बैच भी है, और काफ़ी सारे बैचेस है जो आपको सुटेबल लगता है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आप लेना चाहते हैं। तो जा करके कूपन कोड लगा दीजिएगा Y489 और अपने आप को जल्दी से जल्दी हमारे इस समर्थ बैच में एनरोल कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐसा ना हो कि टाइम निकलता चला जाए और फिर बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।